हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपको अधिशोषण एवं अवशोषण की में विभेद के बारे में एक्सप्लेन किया गया था। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अधिशोषण की क्रियाविधि के बारे में। तो आइए समझते हैं अधिशोषण क्या क्रियाविधि कैसे है, कैसे यह वर्क करता है। अधिशोषण की उत्पत्ति इस तथ्य से होती है कि अधिशोषक के पृष्ठीय कण वैसे वातावरण में नहीं होते हैं जिनमें स्थूल के अंदर के कण होते हैं। इसमें आपको बताया गया कि अधिशोषक के जो पृष्ठीय कण होते हैं उनका वातावरण अलग होता है और अधिशोषक के जो अंदर के कण होते हैं उनका वातावरण अलग होता है। जैसे हम लेते हैं एक उदाहरण चाक का। यह चाक जो है एक अधिशोषक का वर्क करेगा। इसके जो पृष्ठीय कण होंगे, जो सरफेस पे कण होंगे, ठीक है, यह सरफेस पे जो इसके कण होंगे इसका वातावरण क्या है, अलग तरीके का है, ठीक है। और इसके जो स्थूल में है, इसके जो अंदर की तरफ जो कण हैं इसका वातावरण क्या है, अलग तरीके का है, ठीक है। यह जो इसके स्थूल में है, अंदर के हैं, इसके जो कण हैं इस चारों तरफ से अणुओं और परमाणुओं के कारण इस पर संतुलित बल लगा हुआ है। स्थूल के अंदर के सभी कणों पर अणुओं और परमाणुओं जो हैं चारों तरफ से यह घिरा हुआ है, तो इसका बल क्या है, संतुलित है। लेकिन ये जो सरफेस पे जो हैं इनका बल संतुलित नहीं है। सरफेस पे जो है इनका बल क्या है, वह संतुलित नहीं है। सभी दिशाओं पर इस पर लगने वाले सभी परमाणु और अणुओं से घिरे नहीं हैं, इसीलिए इस पर लगने वाले बल संतुलित नहीं है। आइए देखते हैं। तो अधिशोषण की उत्पत्ति इस तथ्य से होती है कि अधिशोषक के पृष्ठीय कण वैसे वातावरण में नहीं होते हैं जिनमें स्थूल के अंदर के कण होते हैं। अधिशोषक के अंदर के कणों पर लगने वाले सभी बल आपस में संतुलित होते हैं, परंतु पृष्ठीय कण सभी दिशाओं में अपनी प्रकार के परमाणुओं या अणुओं से घिरे नहीं होते हैं। जो पृष्ठीय कण हैं वह सभी दिशाओं में अपने प्रकार के परमाणु और अणु से घिरे नहीं होते हैं, इसीलिए अतः उन पर असंतुलित या अधिशेष आकर्षण बल होते हैं, ठीक है। तो सरफेस पे क्या होता है, असंतुलित या अधिशेष आकर्षण बल होता है। अधिशोषक के ये बल ही अधिशोष्य कणों को आकर्षित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि जो सरफेस पे जो अधिशेष बल है, जो अधिशेष आकर्षण है, जो असंतुलित बल है, यही जो है अधिशोष्य कणों को आकर्षित करने के लिए जिम्मेदार होता है। अधिशोषक के ये बल ही अधिशोष्य कणों को आकर्षित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। एक दिए गए ताप एवं दाब पर अधिशोषण की सीमा अधिशोषक के प्रति इकाई द्रव्यमान के क्षेत्रफल बढ़ने के साथ बढ़ती है। तो आप देख रहे हैं कि एक दिए गए ताप और दाब पर अधिशोषण की जो सीमा है, अधिशोषण की जो सीमा है वह अधिशोषक के प्रति इकाई द्रव्यमान का क्षेत्रफल बढ़ने के साथ बढ़ता है। अगर अधिशोषक का प्रति इकाई द्रव्यमान का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो सीमा का मान भी, अधिशोषण के सीमा का मान भी बढ़ता है। तो आपने देखा कि क्षेत्रफल के साथ अधिशोषण की सीमा का मान बढ़ेगा, ठीक है। तो इसमें आपने देखा कि एक दिए गए ताप और दाब पर अधिशोषण की सीमा अधिशोषक के प्रति इकाई द्रव्यमान का क्षेत्रफल बढ़ने के साथ बढ़ता है। यह आपने पहला रीजन देखा। अब दूसरा रीजन देखें। दूसरा महत्वपूर्ण कारक जो अधिशोषण की विशेषता चित्रित करता है वह है अधिशोषण ऊष्मा। तो दूसरा कारण क्या है, अधिशोषण ऊष्मा है, ठीक है। पहला आपने बल के आधार पर एक्सप्लेन किया अधिशोषक और अधिशोषण को। अब दूसरा जो किस बेस पे आप एक्सप्लेन करेंगे, अधिशोषण ऊष्मा के आधार पर। दूसरा महत्वपूर्ण कारक जो अधिशोषण की विशेषता चित्रित करता है वह है अधिशोषण ऊष्मा। अधिशोषण होने पर पृष्ठ के अवशिष्ट बलों में सदैव कमी आती है। अगर अधिशोषण की घटना होगी, ठीक है, अधिशोषण की घटना होगी तो उसमें क्या होगा, जो सरफेस पे जो अतिरिक्त बल थे, जो संतुलित नहीं थे, उनमें क्या आएगा, कमी आएगा। अधिशोषण होने पर पृष्ठ के अवशिष्ट बलों में सदैव कमी आती है, अर्थात पृष्ठ ऊर्जा में कमी आती है जो कि ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। तो आप देख रहे हैं कि, ठीक है, यह जो बाहर के बल थे, सरफेस पे जो बल थे वह संतुलित नहीं थे, लेकिन जो स्थूल में थे वे सब क्या थे, संतुलित थे। तो यह जो संतुलित बल नहीं है, जब इन पे अधिशोषण होगा, ठीक है, जब इन पर क्या होगा, अधिशोषण होगा, तो पृष्ठ के जो अवशिष्ट बलों हैं इसमें कमी आएगी। अधिशोषण होने से क्या होगा,
पृष्ठ के अवशिष्ट बलों में क्या आएगी, सदैव कमी आएगी, अर्थात पृष्ठ ऊर्जा में कमी आती है। और यह जो पृष्ठ ऊर्जा में जो कमी आएगी यह किस रूप में दिखाई देगी, यह ऊष्मा के रूप में प्रकट होगी। पृष्ठ ऊर्जा में कमी आती है जो ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। अतः अधिशोषण सदा एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। अधिशोषण कैसा प्रक्रम है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, क्योंकि इसमें ऊष्मा क्या हो रही है, निकल रही है, क्योंकि पृष्ठ के अवशिष्ट बलों में सदैव कमी हो रही है, अर्थात पृष्ठ ऊर्जा में कमी आती है। और जब पृष्ठ ऊर्जा में कमी आएगी तो वह कमी किस रूप में दिखाई देगी, ऊष्मा के रूप में, वह कमी ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। अतः अधिशोषण सदा एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। अधिशोषण कैसा प्रक्रम होता है, अधिशोषण सदा एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। ठीक है, आइए दूसरे शब्द में देखते हैं। दूसरे शब्द में अधिशोषण का डेल्टा एच हमेशा ऋणात्मक होता है। अधिशोषण का एंथैल्पी क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। एंथैल्पी डेल्टा एच का मान हमेशा अधिशोषण के लिए क्या होता है, ऋणात्मक होता है, क्योंकि उसमें ऊष्मा निकलती है। तो डेल्टा एच का मान हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होता है। जब एक गैस अधिशोषित होता है, ध्यान समझें, अधिशोषण के लिए डेल्टा एच एंथैल्पी क्या होगा, डेल्टा एच का मान ऋणात्मक होता है। अधिशोषण प्रोसेस में डेल्टा एच का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। अब आइए एंट्रॉपी के बारे में समझते हैं। जब एक गैस अधिशोषित होता है, कोई गैस है और वह क्या हो जाए, अधिशोषित हो जाए, तो इसके अणुओं का जो मूवमेंट है, संचलन जो है, वह सीमित हो जाता है। जो गैस थे वह पूरा घूम रहे थे, ठीक है, इधर उधर मूवमेंट कर रहे थे, लेकिन जब वह अधिशोषित हो जाएंगे, जब वह चिपक जाएंगे, तो जो उनका मूवमेंट था, जो घूमने था, वह कम हो जाएगा। जब एक गैस अधिशोषित होती है तो इनके अणुओं का संचलन, मूवमेंट सीमित हो जाता है। इससे अधिशोषण के पश्चात गैस की एंट्रॉपी घट जाती है। तो जब अधिशोषण हो गया, जो अणु जो घूम रहे थे, ठीक है, जो गैस के अणु जो इधर उधर मूवमेंट कर रहे थे, इनके अधिशोषित होने के बाद जो है मूवमेंट कम हो गया, अर्थात उनमें डिस्टरबेंस कम हो गया, अर्थात एंट्रॉपी घट गई। इससे अधिशोषण के पश्चात गैस की एंट्रॉपी घट जाती है, अर्थात डेल्टा एस ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अधिशोषण में क्या होगा, गैस का मूवमेंट कम हो जाएगा, जिससे एंट्रॉपी डिस्टरबेंस कम हो जाएगा, एंट्रॉपी घट जाएगी, डेल्टा एस का मान ऋणात्मक हो जाएगा। तो अधिशोषण में आपने देखा कि एंथैल्पी डेल्टा एच भी ऋणात्मक हो जाएगा और एंट्रॉपी डेल्टा एस भी ऋणात्मक हो जाएगा। इस प्रकार अधिशोषण होने पर निकाय की एंथैल्पी और एंट्रॉपी घटती है। अधिशोषण होने पर निकाय की क्या होती है, एंथैल्पी डेल्टा एच और एंट्रॉपी डेल्टा एस घटती है। किसी प्रक्रम के स्वतः प्रवर्तित होने के लिए, कोई भी प्रोसेस अपने आप होने लगे, स्पॉन्टेनियस हो, स्वतः हो, इसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए गिब्स ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा एच जी क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। कोई भी प्रोसेस स्वतः हो, स्पॉन्टेनियस हो, अपने आप हो, इसके लिए गिब्स ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। किसी प्रक्रम के स्वतः प्रवर्तित होने के लिए ऊष्मागत की आवश्यकता यह है कि स्थिर ताप एवं दाब पर डेल्टा या जी ऋणात्मक होना चाहिए, अर्थात गिब्स ऊर्जा में कमी होनी चाहिए। तो कहीं पर भी कोई भी प्रक्रम स्वतः होने के लिए क्या शर्त है कि स्थिर ताप और दाब पर डेल्टा जी ऋणात्मक होना चाहिए, गिब्स ऊर्जा में कमी होनी चाहिए, तभी जो है वह प्रक्रम स्वतः होगा, अपने आप होगा। ठीक है, आप देखें यह कंडीशन आपने देखा, डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने के लिए, कोई भी स्वतः परिवर्तित होने के लिए। समीकरण ये आपको बताया गया है, गिब्स ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा यस, जहाँ डेल्टा जी क्या है, गिब्स ऊर्जा परिवर्तन है, डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी में परिवर्तन है, टी क्या है, टेम्परेचर है, और डेल्टा एस क्या है, एंट्रॉपी चेंज है। ठीक है, तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के आधार पर, ठीक है, इस बेस पर डेल्टा जी तभी ऋणात्मक हो सकता है। डेल्टा जी कब ऋणात्मक होगा, डेल्टा जी कब ऋणात्मक होगा, जब डेल्टा एच का मान पर्याप्त ऋणात्मक हो। डेल्टा एच का मान क्या हो, पर्याप्त ऋणात्मक हो। अगर डेल्टा एच का मान ऋणात्मक होगा तभी डेल्टा जी ऋणात्मक होगा। ठीक है,
तो डेल्टा एच का मान ऋणात्मक होगा। ठीक है, क्यों होना चाहिए ऋणात्मक? क्योंकि यह माइनस टी डेल्टा एस का मान धनात्मक है। माइनस टी डेल्टा एस का मान क्या है? धनात्मक है। टेम्परेचर भी धनात्मक है, डेल्टा एस भी धनात्मक है। तो यह जो अगर धनात्मक है तो डेल्टा एच को ऋणात्मक होना पड़ेगा। तो जब डेल्टा एच ऋणात्मक होगा तभी डेल्टा जी ऋणात्मक होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो समीकरण डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के आधार पर डेल्टा जी तभी ऋणात्मक हो सकता है जब डेल्टा एच का मान पर्याप्त ऋणात्मक हो, क्योंकि माइनस टी डेल्टा एस का मान धनात्मक है। अतः अधिशोषण प्रक्रम में जो कि स्वतः प्रवर्तित होता है, अधिशोषण प्रक्रम कैसा है? स्वतः प्रवर्तित है। अधिशोषण प्रक्रम में जो कि स्वतः प्रवर्तित है, इन दोनों गुणकों का संयोजन डेल्टा जी को ऋणात्मक बनाता है। इन दोनों गुणकों का संयोजन क्या करता है? डेल्टा जी को ऋणात्मक बनाता है। ठीक है, डेल्टा जी को ऋणात्मक बनाता है। जैसे जैसे अधिशोषण बढ़ता है, जैसे जैसे अधिशोषण बढ़ता है, डेल्टा एच कम ऋणात्मक होता जाता है। जैसे जैसे अधिशोषण बढ़ता जाएगा, सरफेस पे जो है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स चिपकते जाएंगे, तो डेल्टा एच का मान क्या होगा? कम ऋणात्मक होता जाता है। एवं अंत में डेल्टा एच टी डेल्टा एस के तुल्य हो जाता है। अंत में क्या होगा? डेल्टा एच जो होगा वह टी डेल्टा एस के तुल्य हो जाएगा। ठीक है, और उस समय डेल्टा जी का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। जब डेल्टा एच और टी डेल्टा एस का मान बराबर हो जाएंगे तो डेल्टा जी का मान उस समय क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और इस अवस्था में साम्य स्थापित हो जाता है। तो जब डेल्टा जी इक्वल टू 0 हो जाएगा तो उस अवस्था में क्या हो जाएगा? साम्य स्थापित हो जाएगा। और उस समय अब जो है सरफेस पे कोई भी कण अधिशोषित नहीं होगा, कोई भी कण अधिशोषित नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि समीकरण डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के आधार पर डेल्टा जी तभी ऋणात्मक हो सकता है जब डेल्टा एच का मान पर्याप्त ऋणात्मक हो। जब डेल्टा एच पर्याप्त ऋणात्मक होगा तभी डेल्टा जी ऋणात्मक होगा, क्योंकि माइनस टी डेल्टा एस का मान क्या है? धनात्मक है। अतः अधिशोषण प्रक्रम में जो कि स्वतः प्रवर्तित होता है, इन दोनों गुणकों का संयोजन डेल्टा जी को ऋणात्मक बनाता है। इन दोनों गुणकों का संयोजन डेल्टा जी को ऋणात्मक बनाता है। जैसे जैसे अधिशोषण बढ़ता है, डेल्टा एच कम ऋणात्मक होता जाता है। एवं अंत में डेल्टा एच टी डेल्टा एस के तुल्य हो जाता है और डेल्टा जी का मान शून्य हो जाता है। इस अवस्था में साम्य स्थापित हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने अधिशोषण प्रोसेस को समझा। अधिशोषण ऊष्मा के बेस पे और अणुओं के परिस्थितियों के बेस पे, कि सरफेस के अणु कैसे हैं और स्थूल के अणु कैसे हैं, उस बेस पर अधिशोषण को आपने समझा और अधिशोषण ऊष्मा के बेस पे आपने समझा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप रिवाइज कीजिएगा, बुक को पढ़िएगा, ताकि जो है और अच्छे से आपको स्पष्ट हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अधिशोषण के प्रकार को पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।